हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कार्ल मार्क्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स का जो नाम है वह हमारे दिमाग में आते ही हमें ये सोच लेना चाहिए कि कार्ल मार्क्स यानी कि पूंजीपति वर्गों का पूर्णतम खंडन या पूंजीपति वर्गों का विरोध करना, क्योंकि कार्ल मार्क्स ही प्रथम उदारवादी विचारक थे या उदारवाद को इन्होंने जन्म दिया था, जिसमें इन्होंने मजदूर वर्ग का समर्थन करते हुए पूंजीपति वर्ग का पूर्ण रूप से विरोध किया था या खंडन किया था। इसके साथ ही दोस्तों, मैं अब इनके जीवन परिचय पे आता हूँ। तो जब हम इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 1818 में पर्सिया के ट्रियर नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ था और इनके पिताजी एक वकील थे। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि 1824 तक कार्ल मार्क्स का जो पालन पोषण है वह यहूदी धर्म के अनुसार हुआ था। और जब 1824 के बाद इनके पूरे परिवार ने यहूदी धर्म को त्याग दिया, छोड़ दिया और उस धर्म को इनके पूरे परिवार ने हीन भावना से देखने लगे। इसके साथ ही उन्होंने उस समय ईसाई धर्म को अपना लिया था। अब दोस्तों मैं बता दूं कि जब कार्ल मार्क्स की प्राथमिक शिक्षा पूरी हुई तो वह फिर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए बॉन विश्वविद्यालय चले गए, जहां पर इन्होंने विधि का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन इनको किसी भी प्रकार से विधि के ज्ञान में रुचि नहीं थी और इनकी जो रुचि थी, उनकी रुचि मात्र इतिहास और दर्शन शास्त्र में था। और उस दौरान ही उन्होंने एक महिला जो कि जेनी वेस्टफैलन थी, उनके साथ संबंध कायम किया और उनसे प्यार हुआ। फिर उन्हीं के साथ इन्होंने शादी की। इसके बाद इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय में चले गए, जहां पर इन्होंने हीगल को पढ़ा और हीगल के आदर्श विचारों को अपनाकर पूर्ण रूप से हीगलवादी बन गया। इसके साथ ही मैं बता दूं कि इन्होंने फिर यह जीना विश्वविद्यालय में 1841 में चले गए, जहां पर इन्होंने भौतिक विज्ञान में आलोचनात्मक वर्णन करके भौतिक विज्ञान के आलोचनात्मक वर्णन पर पीएचडी की और फिर यह अध्यापन के कार्य में लग गए। इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया और फिर यह उस दौरान ही कई क्रांतिकारियों से मिले और फिर इन्होंने अध्यापन के कार्य को छोड़कर समाज सुधारक के कार्य में लग गए। और इस दौरान ही फिर उसके बाद इन्होंने कभी भी अध्यापन के कार्य में वापस मुड़कर नहीं देखा। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने 1842 में साइतुंग या राइनलैंड गजट नामक पत्रिका को पेश किया, जिसमें इन्होंने समाज की कुरीतियों का यथार्थ वर्णन किया है। और मैं बता दूं कि उस दौरान ही इस पत्रिका से प्रभावित होकर जर्मनी के सरकार ने उनके जो ये साइतुंग नामक पत्रिका थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया और इन्हें 1843 में इन्हें जर्मनी से भगा दिया। इसके साथ ही दोस्तों यह 1843 में फ्रांस चले गए और वहाँ पर फिर इन्होंने पुद्रो नामक व्यक्ति से मुलाकात की। उनके साथ यह फ्रेंच समाजवाद का अध्ययन किया और फिर 1844 में इन्होंने फ्रेडरिक एंजल्स से मुलाकात की, जिसके साथ फिर इन्होंने संयुक्त रूप से रहकर लेख लिखा या अपनी अन्य रचनाओं को पूरा किया। इसके साथ ही दोस्तों बता दूं, जब यह समाजवाद के ऊपर लिख रहे थे ये दोनों, तो फिर जर्मन सरकार के जर्मन सरकार के कहने पर इन्हें फ्रांस से भी भगा दिया गया। 1845 में इन्हें फ्रांस से भी भगा दिया गया। फिर यह दोनों लंदन चले गए, जहां पर इन्होंने अपनी सारी रचनाएं लिखी। अब जब हम इन्होंने फिर अपनी सारी रचनाएं लिखी और मैं बता दूं दोस्तों कि लंदन में ही इन महान दार्शनिक का 1883 में निधन हो गया। अब इसके साथ ही दोस्तों मैं इनके प्रमुख रचनाओं की बात करूंगा। तो जब हम इनके प्रमुख रचना की बात करते हैं तो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी 2 और कुल रचनाओं की बात करूं तो इनकी कुल रचनाएं हैं 11। तो अब मैं बताता हूं आपको इनकी कुल रचनाओं के बारे में।
इनकी जो पहली रचना थी वह 1847 में थी। वह थी द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, जिसमें इन्होंने गरीबी के बारे में वर्णन किया था या उसके सिद्धांत के ऊपर बात की थी। इसके साथ इनकी 1848 में दो रचनाएं हैं, जिसमें है सामाजिक घोषणा पत्र, समाजवादी घोषणा पत्र, जिसमें इन्होंने समाज की जो कुरीतियां हैं उनके बारे में वर्णन किया था। दूसरी है इनकी जो 1848 में ही रचना है इनकी क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। इसमें इन्होंने जो फ्रांस में जो कास्ट थे, जो वर्ग थे, उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद इनकी 1859 की रचना है द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें इन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी मतभेद हैं, जो भी कुरीतियां हैं, उनके बारे में बात की है। उसके साथ ही इनकी 1864 की रचना की जब मैं बात करूं तो 1864 की रचना में इन्होंने 1864 की रचना में इन्होंने कहा है कि बात की है, मतलब द वर्किंग मैन एसोसिएशन की बात की है। यानी कि 1864 में इन्होंने द वर्किंग मैन नामक एसोसिएशन नामक रचना की है। उसके साथ 1865 की इनकी रचना है, वह है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। इसकी बात इस रचना को इनको लिखा है इन्होंने। इसके बाद इनकी 1870 की रचना है। मैं बता दूं 1870 की जो 1870 से 71 में मतलब कि 1870 से 71 में फ्रांस में सिविल वॉर हुआ था, और उस पर ही इन्होंने, उस सिविल वॉर से ही प्रभावित होकर 1870 में इन्होंने सिविल वॉर इन फ्रांस नामक रचना लिखी है। अब 1875 की बात करूं तो 1875 में इन्होंने द गोहटा प्रोग्राम नामक रचना लिखा है। इसके साथ ही दोस्तों इनके अन्य दो रचनाएं हैं, एक है द जर्मन आइडियोलॉजी और दूसरी है द होली फैमिली। अब दोस्तों मैं इनकी प्रमुख रचना की बात करूं तो इनकी प्रमुख रचना है 1848 की समाजवादी घोषणा पत्र, जिसमें इन्होंने समाज की जितने भी कुरीतियां थी, वो कुप्रथाएं थी, अमीरी गरीबी का भाव था, उन सब का इन्होंने यथार्थ रूप से वर्णन किया है। इसके साथ ही जब हम इनकी दूसरी प्रमुख रचना की बात करें तो वो है इनकी दास कैपिटल। जब मैं दास कैपिटल की बात करूं तो दास कैपिटल इनकी 1867 में मतलब दास कैपिटल की बात करूं तो दास कैपिटल 3 खंडों में लिखी गई थी, 3 खंडों में लिखी गई थी, जिसमें कि प्रथम खंड का प्रकाशन 1867 में जर्मन भाषा में हुआ था, और इसके बाकी जो अन्य 2 खंड थे कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद, बाकी इसके बचे 2 खंडों को फ्रेडरिक एंजल्स ने पूरा किया और कार्ल मार्क्स को वास्तविक श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही दोस्तों हमने कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं का वर्णन कर लिया है। अब हम इनके राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति व अन्य सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। जब हम राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं तो राज्य की उत्पत्ति पर अब तक हमने देखा है प्लेटो से लेके जॉन लॉक तक सब ने, किसी ने आंगिक मतलब राज्य की उत्पत्ति में किसी ने दैवीय सिद्धांत का वर्णन किया है, किसी ने सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत को माना है, तो किसी ने मनुष्य के मानसिक इच्छा को माना है, स्वभाव को माना है। इन सभी जितने भी विचार थे, सिद्धांत थे, इन सब का खंडन करते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वह औद्योगिक काल के समय पूंजीपति वर्गों के द्वारा उनके हितों की रक्षा करने के लिए इस राज्य नामक नकारात्मक संस्था का उत्पन्न किया गया था, और उसको उत्पन्न किया था पूंजीपति वर्गों ने, जिसमें वह अपने हितों की रक्षा कर रहे थे और हद से ज़्यादा बढ़कर मजदूर वर्गों का शोषण कर रहे थे। तो इसमें इन्होंने राज्य की उत्पत्ति में यही कहा है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वह पूंजीपति वर्गों के द्वारा हुई है, और कब हुई है तो वह है औद्योगिक काल के दौरान, जिसमें इन्होंने अपने हितों की रक्षा कर मजदूर वर्गों का पूर्णतम रूप से शोषण किया है। इसके साथ ही दोस्तों जब मैं इनके राज्य की प्रकृति की बात करूंगा तो राज्य की प्रकृति में इन्होंने कहा है कि जो राज्य है वह एक नकारात्मक संस्था है, जो कि मजदूर वर्ग का शोषण करती है, और यह एक पुलिस राज्य के समान है, जिसमें कि सारी बागडोर जो है वह पूंजीपति वर्ग के द्वारा नियंत्रित होती है।
इसके साथ ही इन्होंने राज्य की प्रकृति को भी पुलिस राज माना है, वह नकारात्मक माना है। अब हम इनके राज्य की संप्रभुता की बात करते हैं। तो संप्रभुता में भी दोस्तों इनको मैं बता दूं कि इन्होंने कहा है कि जो राज्य की संप्रभुता है वह नकारात्मक है। और लेकिन यहाँ देखा जाए तो इन्होंने राज्य की संप्रभुता के बजाय इन्होंने मजदूर के संप्रभु होने की बात कही है और इन्होंने मजदूर को शक्तिशाली होने की बात कही है, जिसमें कहा है कि जो मजदूर है वह राज्य नामक संस्था से किसी भी प्रकार से डरेगी नहीं। तथा इन्होंने कुल मिला के मैं कहूँ कि इन्होंने राज्य के संप्रभुता को बेकार माना है और इन्होंने मजदूर संप्रभुता का समर्थन किया है। इसी के साथ ही जब हम इनके राज्य की शक्ति की बात करें तो इन्होंने राज्य की शक्ति को दमनकारी माना है, बेकार माना है, नकारात्मक माना है, क्योंकि जो राज्य की शक्तियां हैं वह क्या करती है, वह मजदूर वर्गों का शोषण करने में पूंजीपति वर्गों का साथ देती है। क्योंकि राज्य जो है वह पूंजीपति के द्वारा ही बनाया गया था, इसलिए वह मजदूर वर्गों का शोषण करने में पूंजीपति वर्गों का साथ देती है। तथा इसी प्रकार इन्होंने यहाँ मजदूर शक्ति की बात की है। इसके साथ ही जब इनके सरकार की बात करते हैं या शासन तंत्र की बात करते हैं तो इन्होंने शासन तंत्र या सरकार में भी कहा है कि इनकी एक ऐसी शासन तंत्र होगी जो मजदूरों के द्वारा नियंत्रित होगी, संचालित होगी, जिसमें मजदूरों के हित को विशेष कर देखा जाएगा। तो यह थी इनकी शासन तंत्र की बात। अब हम जब इनके जब हम अधिकार की बात करें, समानता की बात करें, तो इन्होंने क्या कहा है कि जो समानता है उसे अधिकार में इन्होंने लिया है। तथा इन्होंने कहा है कि जो समानता है वह क्या है यहाँ पर, क्योंकि जो उस समय का जो समाज था वहाँ पर आर्थिक असमानता थी, जिसके कारण ही समाज में दो वर्गों में बंट गया था, मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग। तो इन्होंने क्या आर्थिक असमानता को माना है, क्योंकि जब आर्थिक असमानता थी तभी तो मजदूरों के अधिकार का हनन हुआ था और मजदूरों के अधिकार को छीन लिया गया था। इसलिए इन्होंने जो अधिकार है उसको छीनने में आर्थिक असमानता का सबसे बड़ा कारण माना है। इसलिए इन्होंने आर्थिक असमानता को सबसे बुरा माना है। अब जब हम इनके स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता पर भी इन्होंने साफ साफ कहा है कि पूंजीपति वर्गों से मुक्ति ही स्वतंत्रता है। यानी कि मैं बता दूं दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो पूंजीपति वर्ग हैं अगर उससे मजदूर वर्ग अगर स्वतंत्र हो जाए, मुक्त हो जाए, या उनके जो बनाए गई संस्था है उनसे मुक्त हो जाए, तो व्यक्ति या मजदूर वर्ग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। इसके साथ ही दोस्तों जब हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता पर भी इन्होंने ये कहा है कि उस समय के औद्योगिक काल में मात्र नागरिक वही व्यक्ति था जिसके पास धन संपत्ति थी, या पूंजीपति वर्ग ही नागरिक कहलाते थे उस समय में। क्योंकि उस समय जो मजदूर वर्ग थे उनका किसी भी प्रकार से नागरिकता में किसी भी प्रकार का नामो निशान नहीं था, और नागरिकता भी सिर्फ पूंजीपति वर्गों को ही मिलती थी या उन्हें इन समाज का नागरिक माना जाता था। इसके साथ ही जब हम इनकी संपत्ति की बात करें तो संपत्ति पर इन्होंने कहा है कि जो संपत्ति जो है, इन्होंने निजी संपत्ति का आलोचना किया है। इन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पूंजीपति हो या मजदूर वर्ग हो, उसे निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। और इन्होंने मात्र प्रतिनिधियात्मक मतलब कि अनुपातिक संपत्ति की बात की है, जिसमें कि संपत्ति का समान बंटवारा होगा। और इन्होंने समान संपत्ति की बात की है, मतलब कि इन्होंने समान संपत्ति की बात की है, जिसमें कहा है जो संपत्ति है वह सबके पास बराबर होगा। और इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि जो कोई भी योग्य व्यक्ति है उसको उसकी योग्यता के अनुसार ही कार्य मिले और उसको उस योग्यता के अनुसार किए गए कार्य के प्रति ही उचित वेतन मिले। और इन्होंने इसी प्रकार समान आर्थिक प्रणाली या समान संपत्ति की बात की है। इसके साथ ही जब हम इनके कानून की बात करें तो कानून को भी इन्होंने नकारात्मक माना है, और इन्होंने कहा है कि कानून भी जो मजदूर वर्ग है उसके अधिकारों की समानता के, स्वतंत्रता को, या जितने भी प्रकार के अधिकार हैं उसको छीन लेता है या दमन करता है या हनन करता है। तथा इन्होंने कानून को भी नकारात्मक माना है।
मजदूर वर्गों के खिलाफ, क्योंकि कानून भी राज्य के द्वारा बनाया गया है और राज्य को किसने बनाया है, तो राज्य को पूंजीपति वर्ग ने बनाया है। इसलिए इन्होंने कहा है कि जो कानून है वह भी बेकार है। तो ये थी इनकी। और जब हमें दोस्तों कार्ल मार्क्स की अहम सिद्धांत की बात करें, अहम दर्शन की बात करें, तो जब इन्होंने हीगल को पढ़ा तो हीगल से इन्होंने भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत, दोस्तों इन्होंने हीगल को पढ़कर भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत सीखा, जिसमें इन्होंने भौतिक द्वंद्ववाद के सिद्धांत को और बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया, जिसमें इन्होंने वाद प्रतिवाद और संवाद को पूर्णतम तरीके से बताया है। अगर आपको कार्ल मार्क्स के भौतिक द्वंद्ववाद सिद्धांत को समझना है तो इसके ऊपर मेरी दूसरी वीडियो है, जो कि आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या है कार्ल मार्क्स का भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत। तो दोस्तों जहाँ तक हमने कार्ल मार्क्स का संपूर्ण वर्णन विवेचन कर लिया है, यही थी इनके पूर्णतम ढंग से वर्णन विवेचन। और मैं बता दूं दोस्तों, जब भी कहीं कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा जाए कि कहीं निबंध लिखो कार्ल मार्क्स कौन था क्या था, तो मैं दोस्तों बता दूं कि कार्ल मार्क्स का नाम आते ही आप अपने माइंड में यह बात उठाना, यानी कि अपने माइंड में यह बात को लाना कि कार्ल मार्क्स यानी कि पूंजीपति वर्गों का विरोधक, यानी कि विरोध करने वाला प्रथम विचारक, प्रथम राजनेता, जिन्होंने पूंजीपति वर्गों का पूर्णतम तरीके से विरोध किया है या उनकी अवहेलना कही है और मजदूर वर्गों का समर्थन किया है। इसलिए इन्हें प्रथम उदारवादी विचारक माना जाता है। तो यही थी कार्ल मार्क्स का पूर्णतम वर्णन विवेचन।